और मुझे सबसे बड़ा मसला यही दरपेश था कि जिस तरह भी बन पड़े मैं इन लोगों को मंजरे आम पर लाऊं। राजा साहिब ने मुझे जो फहरिस्त पेश की थी उसमें सारे नाम नए थे और कोई ऐसा नाम नहीं था जिससे मेरी शनासाई हो। एक तरह से ये निशानदही मेरे हक में बेहतर भी थी, लेकिन ये बात मैं जानता था कि उन लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। शिकारियों के कैंप की जानिब जा निकला और अभी अपनी गाड़ी से उतरा भी नहीं था कि एक बोसीदा लिबास वाली लड़की मेरे पास पहुंच गई। दूध जैसा सफेद रंग, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, किसी यूरोपियन मुल्क से ही ताल्लुक रखती थी। बदन पर एक तरह से चीथड़े जोल रहे थे। मेरे करीब आकर खड़ी हो गई और मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगी। हेलो, मैंने उसे मुखातिब किया और उसके होंठ मुस्कुराहट के अंदाज में खींच गए। मैं एक आवारा लड़की हूँ, उसने कहा। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर, मैंने पुरमजा अंदाज में कहा। खुशियों के इजहार के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, वो बड़े तल्ख लहजे में बोली। मसलन कोई एक आध तरीका मुझे बताओ। मेरे बदन पर जो लिबास नाम की चीज मौजूद है, मैं जानती हूँ वो मेरे जिस्म को ढकने में नाकाफी है। तुम इसके नीचे छुपे हुए जिस्म को देख सकते हो। फिर मैंने किसी कदर हैरान होकर कहा, इस जिस्म में बड़ी दिलकशी है। अगर ये चीथड़ों की कैद से आजाद हो जाए, तुम वाकई आवारा हो? मैंने उसी अंदाज में कहा। हाँ, और मेरी आवारगी तुमसे कुछ तलब करती है क्या? पहले एक वक्त की रोटी और एक लिबास, उसने बेबाकी से कहा और एक लम्हे के लिए मैं सहम सा गया। उसके अंदाज में बड़ी सनसनीखेज किस्म की बेबाकी थी। मैंने एक लम्हे इधर उधर देखा, फिर बोला, रोटी का बंदोबस्त तो यहाँ हो सकता है मैडम, लेकिन लिबास का बंदोबस्त कैसे हो सकता है? वो उस तरफ तुम देख रहे हो ना, वहाँ लिबास भी मौजूद हैं और मिल जाते हैं, लेकिन मर्दाना लिबास, जिस्म ढकने का मसला दरपेश हो तो फिर जनाना या मर्दाना लिबास कोई अहमियत नहीं रखते। लेकिन तुम यकीन करो, जो कुछ तुम मुझ पर खर्च करोगे, इसकी ऐसी शानदार कीमत अदा करूंगी कि बरसों मुझे याद रखोगे। ठीक है, आओ मेरे साथ बैठ जाओ, मैंने कहा और वो बड़ी बेतकल्फी से पिछला दरवाजा खोल कर बैठ गई। मैंने कार आहिस्ता से आगे बढ़ाई तो उसने कहा, जब तुम मुझे लिबास खरीद कर दोगे तो मैं तुम्हारे बराबर की सीट पर बैठूंगी। इस वक्त मैं तुम्हारे बराबर बैठने के काबिल नहीं हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? जेन, उसने जवाब दिया। ताल्लुक? बरतानिया। यहाँ कब पहुँची? बस इससे ज्यादा ना पूछो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बेमकसद होगा, और अगर मैं पूछना चाहूँ तो बताऊंगी नहीं। ये तो ताउन ना हुआ ना सही। क्या तुम वक्त से पहले अपनी दोस्ती को मुतासिर नहीं कर रही हो? नहीं, वक्त आने दो, मैं अपनी दोस्ती को इतना तासुर दूंगी कि जो दावे तुमसे कर चुकी हूँ उनकी तकमील हो जाए। ठीक है। मैंने एक जगह गाड़ी रोक दी। वो उतरने लगी तो मैंने कहा, नहीं, जब तुम ये बात कहती हो कि इस अंदाज में तुम्हें मेरे साथ नहीं देखा जाना चाहिए तो फिर यहीं बैठी रहो। हाँ ठीक है। एक लम्हे के लिए उससे मुतासिर हो गया था। वो भूखी थी, यकीनन भूखी थी। उसके चेहरे से इसका इजहार होता था। खाने पीने की अशिया खरीदी और उसके करीब आया। वो तमाम चीजें मैंने उसे देते हुए कहा, किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं खाना खा रही हूँ। तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूंगी क्योंकि जुबानी शुक्रिया अदा करने से कोई फायदा नहीं होगा, मगर इस दौरान तुम मेरे लिए एक लिबास भी खरीद सकते हो ना? हाँ, क्यों नहीं। मेरे जिस्म का नाप मालूम है तुम्हें? हाँ। वो हंसी और बोली, मर्द में यही एक खूबी होती है कि एक ही निगाह में औरत के पूरे जिस्म को नाप लेता है। मैं उसके जुमलों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। बड़ी बड़ी खूबसूरत पोस्तीसें और पैंट्स मिल रही थी। लिबास का मसला मुकम्मल हो जाता था, खास तौर से एक गैर मुल्की लड़की के लिए, और वो भी एक आवारा गर्द स्याह लड़की। लिबास की शक्ल में कुछ भी पहन ले कोई मसला नहीं था, और ये भी कहना उसका बिल्कुल दुरुस्त था कि मैंने एक नजर में उसके जिस्म को नाप लिया था, क्योंकि जो लिबास मैंने उसके लिए खरीदा था वो बहुत शानदार तो नहीं था, लेकिन उसके जिस्म की मुनासबत से बहुत उम्दा था। जब मैं वो लिबास लेकर उसके पास पहुंचा तो उसने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और बोली, इस वक्त मैं दुनिया की अमीर तरीन औरत हूँ। पूछा नहीं क्यों? बता दो। इसलिए कि मुझे हमदर्द इंसान का सहारा हासिल है। ठीक है, अब ये बताओ लिबास कहाँ पहनोगी? यहीं इस गाड़ी में, उसने कहा और इंतहाई बेबाकी से अपने जिस्म के ऊपरी लिबास की जगह झोलते हुए चीथड़े उतार कर एक जानिब रख दिए। मैंने भरपूर निगाह से उसे देखा। उसके अल्फाज दुरुस्त महसूस हो रहे थे, लेकिन फरीदा से मुसलसल बगावत मेरे लिए नामुमकिन नहीं थी। रीटा का मामला तो ये था कि मैं उसे जरूरत में शामिल कर सकता था और दिल ही दिल में फरीदा से मजीद माजरतें कर सकता था कि ये एक कारोबारी मुश्किल थी, लेकिन अब अगर ये सब कुछ शुरू कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि फरीदा के साथ नाइंसाफी थी और मैं ये बेइंसाफी जारी नहीं रख सकता था। गर्ज ये कि उसने पतलून भी मेरे सामने पहन ली और उन चीथड़ों के बंडल को एक जानिब उछाल दिया। फिर कहने लगी, गाड़ी में कंघा है? नहीं। खैर, मैं अपने बालों को यूं ही समेट लेती हूँ। उसने बाल पीछे करके बांध लिए। फिर कहने लगी, अब मेरा चेहरा कैसा लग रहा है? जैसा पहले था। झूठ बोल रहे हो। क्यों? जब इंसान भूखा होता है तो उसके चेहरे पर सारे जहां की मायूसियां सिमटी होती हैं
اور اس وقت اس میں دلکشی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ میں اتنی غیر دلکش بھی نہیں ہوں کہ تم مجھے پہلے جیسا کہو۔ چھوڑو ڈیئر جین، اب یہ بتاؤ اس کے بعد تمہارا کیا پروگرام ہے؟ تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے جب تک تم پسند کرو۔ اس کے بعد مجھے تھوڑے بہت پیسے دے دینا۔ ایک شرط ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دوں کہ جو کچھ تم نے مجھ پر خرچ کیا ہے اسے صحیح معنوں میں وصول کر سکو، تب تو مجھے تسلیم کر لینا، ورنہ نہیں۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، اور اگر میں یہ کہہ کر تم سے معذرت کر لوں کہ مجھے تمہارے اس جسم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو میں ایک کہکہا لگاؤں گی۔ خیر، ابھی تم کہکہا نہ لگاؤ، میں نے کہا، اور وہ کہنے لگی، کیا یہاں ہمیں کافی وغیرہ نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہے اگر تم چاہو۔ میں چاہوں گی، اس نے بے باکی سے کہا۔ میں اسے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑے فاصلے پر ہی ایک ٹی سٹال نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے خوبصورت چھوٹی کرسیاں لگائی گئی تھیں، میزیں بھی تھیں۔ میں جین کے ساتھ وہاں بیٹھ گیا اور میں نے کافی طلب کر لی۔ ہم کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے رہے۔ جین مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کہا، تم بہت اچھے انسان ہو۔ ٹھیک ہے، میں مسخرے پن سے بولا۔ نہیں، واقعی اچھے انسان ہو، بکواس مت کرو۔ کیوں؟ تم نے میرے بارے میں کچھ جانے بوجھے بغیر یہ سب کچھ کیسے کہہ دیا؟ بہت سی چیزیں اندازے قائم کرنے سے پہلے طے ہو جاتی ہیں۔ گویا تمہارے اندازے کے مطابق میں اچھا انسان ہوں، 100%۔ خیر مس جین، اس سلسلے میں ابھی میں نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ ایک شخص لڑکھڑاتا ہوا آگے آیا۔ یہ چوڑے چکلے بدن کا ایک توانا آدمی تھا۔ ہمارے قریب پہنچ کر وہ رکا اور جین کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے انگلی نچا کر بولا، خوبصورت گڑیا، خوبصورت گڑیا، اور میں لڑکیوں کا پجاری ہوں۔ کیا تو میرے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گی؟ اور یہ شخص کون ہے؟ تم کون ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جین کسی قدر بدحواسی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے پریشان نظروں سے اس شخص کو دیکھ کر ویٹر کو اشارہ کیا۔ ویٹر قریب پہنچ کر اس سے بولا، آپ یہاں ہمارے گاہکوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتے دارا خان۔ کتے، تیری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ تو مجھے ٹوک رہا ہے؟ نہیں خان، میں نہیں ٹوک رہا، لیکن جواب میں دارا خان کا تھپڑ ویٹر کے منہ پر پڑا، اور اس زور سے پڑا کہ وہ دوسری میز سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچا۔ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے اضطراب سے ہاتھ ملے تھے۔ وہ شخص بھی میری جانب متوجہ ہو گیا۔ اب اپنی یہ جگہ مجھے دے دے، اس نے میری سیٹ کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ ٹھیک ہے دارا خان، آؤ، میں نے اسے کہا اور خاموشی سے اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ دارا خان فخریہ انداز میں سینہ تانتا ہوا آگے بڑھا، لیکن دوسرے لمحے میرا گونسا اس کے جبڑے پر پڑا۔ اس کا منہ تو ٹیڑھا ہو گیا تھا، لیکن جاندار آدمی تھا، گرا نہیں۔ البتہ فوراً ہی اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر میری جانب رخ کیا اور پھر ایک گونسا فضا میں لہرایا۔ میں نے اس کی مٹھی پکڑ کر دوسرا گونسا اس کی پیشانی پر جڑ دیا اور وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا خاصا نشے میں تھا، لیکن اس کی پیشانی پر گونسا جڑتے ہوئے میرے ہاتھوں کی ہڈیاں کڑکڑا گئی تھیں۔ کمبخت کا سر فولاد کا معلوم ہوتا تھا۔ پیچھے ہٹنے کے بعد اس نے ایک بار پھر بھیانک آواز نکالی، میری جانب بڑھا۔ جین گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی رخ تبدیل کر کے اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور اس کا سر میز سے ٹکرا دیا۔ وہ فولاد ہی کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ 2-3 ضربیں پڑ چکی تھی اسے، لیکن اس کے انداز میں کسی قسم کی کمزوری نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر پھر میری جانب پلٹا اور اس نے تابڑ توڑ کئی حملے مجھ پر کیے۔ میں اسے جھکائیاں دیتا رہا۔ آخری بار میں نے اس کا ایک بازو اپنے بازو پر روکا اور ایک گھونسا اس کی بغل میں خاص قسم کے مسلز پر جڑ دیا۔ اس کے حلق سے ایک کرا سے نکلی اور وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن اڑیل تھا۔ اس بار جب پلٹا تو اس کے ہاتھ میں چاقو دبا ہوا تھا۔ اب مجبوری تھی کہ میں اسے کوئی ایسا نقصان پہنچا دوں جس سے وہ دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونے کے قابل نہ رہ سکے۔ چنانچہ وہ جب قریب آیا، چاقو کا وار مجھ پر کیا۔ میں نے جھکائی دینے کے بعد کھڑا ہاتھ اس کی گردن پر رسید کیا اور اس بار اس کے بال پکڑ کر ایک لمبی چھلانگ لگا کر آگے ہو گیا اور اس کا سر پوری قوت سے زمین سے ٹکرا دیا۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ اس کی پیشانی کی کھال پھٹ گئی اور پورا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر پولیس کے کچھ جوان موجود تھے اور گمسم تماشا دیکھ رہے تھے۔ تماشا دیکھنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس بار جب دارا خان سیدھا ہوا تو اس میں اٹھنے کی سکت نہ تھی۔ میں نے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر ماری اور وہ کراہنے لگا۔ گویا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ پولیس کے جوان وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے فوراً ہی پوچھ گچھ شروع کر دی، لیکن کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص نے اس وقت پولیس کی مدد کی اور انہیں تمام تفصیلات بتا کر کہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور اس وقت دارا خان ہی کی غلطی تھی جس کی بنا پر یہ جھگڑا ہوا۔ غالباً کاؤنٹر مین کا کہا پولیس والوں کی سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس طرف نہ آؤں۔ دارا خان ہوش میں آنے کے بعد خونریزی بھی کر سکتا ہے۔ وہ ایسا ہی جنگلی آدمی ہے، لیکن اس وقت ایک اور دلچسپ بات میرے علم میں آئی۔ وہ یہ تھی، میرے حلق سے ایک کہکہا آزاد ہو گیا۔ احمق لڑکی نے فرار میں ہی عافیت جانی۔ اگر چاہتی تو مجھ سے کچھ جبٹ بھی سکتی تھی۔
बहरहाल इस हंगामे के बाद मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। पुलिस वालों ने मुझसे तारुज नहीं किया था। अपनी गाड़ी में बैठकर मैं यहाँ से एक और कैंप की जानिब चल पड़ा, लेकिन अभी कैंप तक पहुँचा भी नहीं था कि दफातन ही 2 जीपें दोनों समत से आती हुई नजर आईं और उन जीपों में बैठे हुए लोग मुसल्ला थे। मुझे साफ अंदाजा हो गया कि वो मेरा रास्ता रोकना चाहते हैं। एक जीप सीधी खड़ी हो गई थी और दूसरी मेरी जानिब आगे बढ़ रही थी। मैंने भी ब्रेक पर पाँव का दबाव डाल दिया और चंद लम्हात के बाद वो मेरे करीब पहुंच गए। उनके हाथों में पिस्तौलें थी जिनका रुख मेरी ही जानिब था। क्या बात है, क्या चाहते हो? हम दारा खान के आदमी हैं और हमारे ये अल्फाज तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए। आ गए, मैंने कहा। गाड़ी खामोशी से हमारे साथ साथ लगाओ, उन्होंने हुक्म दिया। कहाँ जाना चाहते हो? तुम जानते हो दारा खान कौन है? मैं नहीं जानता, वो दौलत खान का भतीजा है। मैं दौलत खान को भी नहीं जानता, मैंने कहा। लेकिन अचानक ही मेरे जहन में एक झटका सा लगा। दौलत खान का नाम उस फहरिस्त में मौजूद था जो राजा सुबहान ने मुझे दी थी। मैंने कहा, अगर ये सब कुछ है तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि दारा खान ने क्या बदतमीजी की थी। दौलत खान का भतीजा बदतमीजी करने के लिए पैदा हुआ है, उसे रोकने वाले तुम कौन होते हो? अगर ये बात है तो ठीक है, चलो फिर दौलत खान को भी देख लेते हैं, मैंने कहा और इत्मीनान से अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। वो जीप जो रास्ता रोक कर खड़ी हो गई थी सीधी हुई। दूसरी जीप जिसमें वो लोग मौजूद थे जिन्होंने मुझे दौलत खान के पास चलने के लिए कहा था, मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आने लगे। मैं जानता था कि वो लोग मुझे पिस्तौलों के निशाने पर लिए हुए हैं, इसलिए मैं खामोशी से आगे बढ़ता रहा। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैंने दिल में ये फैसला कर लिया था कि दौलत खान से झगड़ा मोल नहीं लेना है, बल्कि अगर वो किसी तरह मुझसे राजी हो सके तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए उससे मिलना जरूरी था। इस तरह कम से कम एक ऐसे आदमी तक तो रसाई हासिल हो जाती जो इस मसले में एक अहम मोहरा समझा जाता था। मैंने उसके लिए दिल में मंसूबा बंदी कर ली और ये सोचा कि दौलत खान से इस अंदाज में गुफ्तगू करूंगा कि उसे मुझ पर गुस्सा न आ सके। थोड़ी देर के बाद वो जीप मेरे करीब आ गई और उसने मुझे हाथ से रुकने का इशारा किया। जो शख्स मुझसे अब तक गुफ्तगू करता रहा था, मैंने रुक कर सवालिया निगाहों से उसे देखा तो वो कहने लगा, अब हम आबादी में दाखिल हो रहे हैं। तुम्हें दौलत खान के घर तक चलना है, लेकिन ये समझ लो तुम हम सब की पिस्तौलों के निशाने पर होगे। भागने की कोशिश की, किसी को इशारा किया या कोई और हरकत की तो कम से कम तुम जरूर खत्म कर दिए जाओगे, इस बात का ख्याल रखना। चलो ठीक है, मैंने जवाब दिया और कार फिर आगे बढ़ा दी। जीप फिर मेरे पीछे चल पड़ी थी। आबादी में दाखिल होने के बाद हमने शोलापुर के मशरकी इलाके का रुख किया। आगे जाने वाली जीप मेरी रहनुमाई कर रही थी और पीछे आने वाली जीप मेरा ताकुब कर रही थी और मुझे निगाहों में रखे हुए थी। जिस मकान के सामने हम लोग पहुंचे वो एक बड़े आदमी का मकान मालूम होता था। यहाँ इस शहर में ऐसे लोगों के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता था। बड़े मोहराब नुमा गेट से जीप अंदर दाखिल हो गई और मेरी कार भी उसके पीछे चल पड़ी। बहुत बड़ा अहाता था। एक सड़क में जोहड़ बना हुआ था जिसमें लातादाद बतखें तैर रही थीं और अच्छा खासा शोर बुलंद हो रहा था। दूसरी जानिब दरख्त इस तरह लगे हुए थे कि उनकी छांव के नीचे खासी वसी जगह थी और यहीं कुछ लोग चारपाइयों पर बैठे हुए थे। जीप रुक गई। मुझे भी गाड़ी से नीचे उतरने का इशारा किया गया। अंदरूनी इमारत सामने नजर आ रही थी, लेकिन इस तरफ जाने के बजाय हमें दरख्तों की छांव में जाना पड़ा और वहाँ मैंने दौलत खान को देखा। सुर्खो सफेद रंग का एक जरूरत से ज्यादा लंबा चौड़ा आदमी था जिसकी मूंछें ऊपर उठी हुई थी, लेकिन उसके साथ जो शख्सियत मैंने देखी उसे देखकर मेरी आंखें शिद्दत हैरत से खुली की खुली रह गईं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान खुश आमदीद, रीटा ने आगे बढ़कर कहा। वो शख्सियत रीटा की थी। मैं हंस पड़ा। यूरोप में मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को इसी तरह लाया जाता है मिस रीटा, दौलत खान ने नरम लहजे में कहा। चलो अंदर चलो, यहाँ बैठकर ज्यादा बातें नहीं की जा सकती। रीटा भी तैयार हो गई। दौलत खान, मैं और रीटा उस इमारत में दाखिल हो गए जो सामने ही नजर आ रही थी। दौलत खान एक बड़े से कमरे में पहुंच गया जो बहुत ही कीमती साजो सामान से आरास्ता था। ये शानदार अशिया उन लोगों के पास ना होती तो फिर किसके पास होती? जाहिर है उनका जरिया आमदनी शानदार था। कीमती सोफे पड़े हुए थे। रीटा ने मुझे बैठने का इशारा किया। दौलत खान भी सामने ही बैठ गया। अभी हमें बैठे हुए 2 लम्हे भी नहीं गुजरे थे कि एक बड़ी सी ट्राली हमारे सामने पहुंच गई जिसे एक शख्स धकेलता हुआ लाया था। उस पर उम्दा किस्म के फल और खुश्क मेवे सजे हुए थे और ट्राली की दूसरी मंजिल पर चाय और कॉफी का सामान मौजूद था। आने वाले मुलाजिम ने बड़े एहतराम से ये सारी प्लेटें मेरे सामने सजा दी और रीटा मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखने लगी। क्या कहते हो दौलत खान? मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ मैडम रीटा, लेकिन ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि जिसे तुम अनमोल हीरा कहती हो वो मेरे ही वतन का बाशिंदा है। तुम्हारे आदमियों में कोई ऐसा शानदार आदमी हो तो मुझे बता दो। रीटा हंस पड़ी, फिर बेबाकी से बोली, लेकिन ये अनमोल हीरा 100% मेरा है दौलत खान। ये दूसरी बात है मैडम रीटा, औरत बहुत ताकतवर चीज होती है और बड़े बड़े सूरमा अपना सबसे कीमती सरमाया इसके कदमों में डाल देते हैं। बहरहाल ये सब बात की बातें हैं। अगर तुम इसको अपनी मलकियत कहना चाहती हो
या समझना चाहती हो तो दौलत खान इससे कब इनकार करता है। नहीं दौलत खान, ऐसी कोई बात नहीं है, मलकियत वगैरह का झगड़ा बिल्कुल नहीं है। चलो ठीक है, अब जरा मुझे इसे काम की बात करने दो। करो, लेकिन जो कुछ मैं कह चुकी हूँ वही दुरुस्त है। मैडम, तुमसे बगावत कौन काफिर करता है, मगर मेरे नए दोस्त से मुझे थोड़ी सी बात कर लेने दो। हाँ हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। रीटा बोली। जहांगीर खान, यही नाम है तुम्हारा ना? हाँ दौलत खान। जहांगीर खान, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुमने जंग का तरीका किधर से सीखा? कहीं से नहीं दौलत खान। मतलब ये है कि मेरा बाप तैमूर जमाल शाह इस वक्त भी पुलिस का DIG है क्या? दौलत खान चौंक पड़ा और मैं हंसने लगा। हाँ, DIG पुलिस तैमूर जमाल शाह। क्या ये नाम तुमने कभी सुना है? ओए खाना खराबा, ना सिर्फ सुना है बल्कि बहुत अच्छी तरह सुना है। वो तो बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ, वो खतरनाक आदमी मेरा बाप है। दौलत खान ने सवालिया निगाहों से रीटा को देखा और रीटा कहने लगी, ये बात मुझे मालूम है दौलत खान। मालूम है? हाँ, तो फिर क्या? मेरा मतलब है कि तुम पुलिस को इधर ले आई। हाँ, और अगर पुलिस हमारी मुआवन हो तो सोचो दौलत खान कैसा काम बनेगा। ओए मैडम रीटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। दौलत खान, क्या इससे पहले मैंने ऐसा कोई काम किया है जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा हो? नहीं, मैं ये नहीं बोलता, मगर यारा मुझे डर तो लगता है ना, पुलिस मेरे सीने पर पहुंच गया। पुलिस नहीं, हमारा साथी, हमारा दोस्त। खैर मैडम, तुमने आज तक जो कुछ किया, दौलत खान ने उस पर कभी एतराज नहीं किया। हाँ, ये भी ठीक है, माफ करना यारा जहांगीर जमाल शाह, तुमने तैमूर जमाल शाह का नाम लेकर हमारा रोंगटा खड़ा कर दिया। मगर एक बात तो बता, तू अपने बाप से अलग होकर इस जिंदगी में कैसे आया? ये एक कहानी है दौलत खान, लेकिन तुम इतना सुन लो कि मेरे बाप ने मुझे हमेशा निकम्मा समझा और दौलत खान, मैंने उनकी मर्जी पर चलने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और फिर एक पुलिस ऑफिसर का बेटा अगर घर से निकल जाता है तो अपने बाप की साख पर बहुत कुछ कर लेता है। मैंने 4 दोस्तों की एक टोली बनाई और उसके बाद वो सब कुछ करने लगा जिसके बारे में अगर मेरे बाप को इल्म हो जाता और उसे सबूत मिल जाते तो शायद अब तक वो मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा चुके होते। ओए, तो ऐसा बोलना, तुम्हारे बाप से इख्तलाफ चलता है? चलता था नहीं, चलता है। आज तक मैं अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हो सका, लेकिन इसका हल मैंने यही निकाला है कि इतने जुर्म करूं कि मेरे बाप को लुत्फ आ जाए। तो क्या इसको मालूम है कि तुम इस जिंदगी में आ गया है? दौलत खान बोला। नहीं, बाकायदा नहीं मालूम, लेकिन जब भी कभी ऐसा हुआ कि उसे मुझ तक पहुंचने का मौका मिला तो दौलत खान वो मेरे खिलाफ सबूत हासिल करने में नाकाम रहा। दिलचस्प बात है, बहुत ही दिलचस्प बात है। मगर जहांगीर खान, अबे तुम ये बोलो कि इधर मैडम रीटा से तुमने ताउन किया, क्या हमारे साथ भी तुम ताउन करेगा? पहली बात तो ये है दौलत खान के जिस तरह मुझे लाया गया है वो तुम जानते हो। मैं नहीं जानता कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है इस तरह। रीटा जल्दी से बोली। नहीं जहांगीर खान, दर हकीकत हम तुम्हारे बारे में तमाम तफसीलात दौलत खान को बताना चाहते थे। दौलत खान का अपना एक तरीका कार है, इसने इस अंदाज में तुम पर काबू पाने की कोशिश की और इस तरह तुम्हें यहाँ लाया गया। लेकिन मैं और दौलत खान इस बात से बिल्कुल मुतमईन हैं। मैं दरअसल यही चाहती हूँ कि जो मुआहदे मेरे और तुम्हारे दरमियान हुए हैं अब उसका आगाज हो जाए। तुम्हें दौलत खान के साथ साथ मिलकर काम करना है और इसके बाद तुम्हें अपना तफसीली मंसूबा बताऊंगी। देखो, इस बात को बुरे अंदाज में ना लेना, मैं जानती हूँ कि तुम एक हसास आदमी हो। बस यूँ समझ लो कि मेरी मोहब्बत ने कुछ रास्ते तलाश किए और मैंने तुम पर एतमाद करके ये अमल कर डाला हूँ। गोया अब मुझे दौलत खान साहिब के साथ काम करना होगा। हाँ प्लीज, ये मेरी खुशी है और इसके नतीजे में तुम्हें जो कुछ मिलेगा जहांगीर, यकीन करो तुम्हें खुशी होगी। ठीक है मैडम, मुझे एतराज नहीं है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और रीटा का चेहरा खिल उठा। उसने दौलत खान से कहा, मैं इसकी मुकम्मल जमानत लेती हूँ दौलत खान, मैं किसी ऐसे इंसान को तुम तक नहीं पहुँचा सकती थी जिस पर मुझे पूरा भरोसा न होता। ठीक है, मेरी नजर खुद भी बहुत दूर तक देखती है मैडम रीटा। तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? ऐसा करो, अब तुम मैडम रीटा के पास से यहाँ चले आओ और मेरे साथ काम करो। नहीं दौलत खान, ऐसा नहीं हो सकता, रीटा बोली। क्यों? ये बात मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ। बात मेरी अपनी नहीं है, बल्कि खानम गुल चिराग और दूसरे तमाम लोग भी इनमें दिलचस्पी लेते हैं। वजह तुम्हें मालूम ही है और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। हाँ, हैरान कुन बात है ये, वाकई हैरान कुन बात है। खैर, तो फिर क्या कहना चाहती हो तुम मैडम रीटा? ये दिन में तुम्हारे साथ काम करेंगे और शाम को वापस पहुँच जाएंगे। वैसे भी इनका यही मामूल है, मगर जब मेरा काम होगा तब ये कोई बहाना करके वहाँ से आ सकते हैं। फिर ठीक है, लेकिन थोड़ी सी तरबियत तो देना होगी इन्हें, इसके लिए पूरा दिन काफी है, रीटा ने कहा और फिर मेरी तरफ देखकर बोली। क्यों जहांगीर, मेरा मंसूबा गलत तो नहीं है? नहीं, अब जबकि मैंने तुमसे ये कह दिया है रीटा कि मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर मेरे सारे मंसूबे तुम्हारी पसंद के मुताबिक ही चलेंगे। ओह थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। दरअसल दौलत खान साहिब अपने कारोबार के सिलसिले में तुम्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देंगे
اور تمہیں ان کے ساتھ مصروف رہنا ہوگا. کبھی 2-3 راتیں گھر سے باہر گزر جائیں گی ورنہ راتوں کو میں تمہارا انتظار کیا کروں گی. کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کافی دیر تک دولت خان سے باتیں ہوتی رہیں. پھر ریٹا نے کہا اچھا دولت خان اب ہم لوگ چلیں؟ ہاں کل صبح یہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے. پتہ نہیں دولت خان نے منہ ہی منہ میں کیا کہا تھا، میری یا ریٹا کی سمجھ میں نہ آ سکا. بہرحال بعد میں ریٹا ایک خوبصورت کار میں بیٹھ کر میرے ساتھ واپس چل پڑی. میں نے اسے کہا یہ تو بہت بڑا ڈرامہ ہے ریٹا. ڈرامہ نہیں ہے ڈارلنگ، بس یوں سمجھ لو کہ میں نے اپنی زندگی کا آخری راز بھی تمہیں دے دیا ہے. ویسے میں یہ محسوس کرتی ہوں جہانگیر جمال کہ میں تمہارے سامنے بے بس ہو گئی ہوں. ارے مجھے بے بس کرنے کے بعد تم میرے سامنے بے بسی کا اظہار کرتی ہو. ہاں ایسا ہوا ہے، میں اندرونی طور پر یہی محسوس کر رہی ہوں. ریٹا نے کہا. وہ کسی قدر مزمل ہو گئی تھی، پھر جلدی سے بولی اچھا ٹھیک ہے پھر یہی کریں گے کہ شام میں تمہاری واپسی ہو جائے کرے گی، اور اگر دولت خان کہیں تمہیں ساتھ لے جائے تو مجھے اس کا پہلے سے علم ہوگا. میں ایسا ماحول بنا لوں گی اور تمہیں بتا دوں گی.